गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। पेपर सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। अपने पिछले वीडियो में अपने प्रबंध के सिद्धांतों का ही अध्ययन जारी किया था। 4 सिद्धांत अपने अध्ययन किए थे। क्योंकि सिद्धांत बहुत बड़े एक सिद्धांत, इसलिए अपने पास समय के कारण सभी सिद्धांत एक दिन में नहीं होते। अपन चर्चा कर रहे थे हेनरी पेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों। उनमें लास्ट में कल अपन ने लिए था आदेश की एकता का सिद्धांत। उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट करते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत की मान्यता यह है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में 2 अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है, इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। अर्थात उदाहरण के रूप में अपन देखें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 अधिकारियों के नीचे पर्सनल असिस्टेंट का पीए का कार्य करता है। अगर उस कर्मचारी को दोनों अधिकारी एक साथ कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो वो कौन से के पास जाए? अगर एक्स अधिकारी के पास जाता है तो वाई का काम रुक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आदेश की एकता का सिद्धांत यह कहता है कि एक समय में एक अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी को आदेश देना चाहिए। अर्थात एक कर्मचारी एक ही अधिकारी के आदेशों की पालना करे तो वह कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके लिए यह निर्धारित करना होगा कि वह पीए दोनों अधिकारियों के लिए अलग अलग समय निर्धारित करेगा। जैसे पहले अधिकारी के लिए, अक्ष अधिकारी के लिए 10 से 1 बजे तक और फिर 1 बजे से 5 बजे तक दूसरे अधिकारी के पास, तो वो दोनों अधिकारियों की सेवा कर सकता है। आज अपन अध्ययन करते हैं निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत का दूसरा नाम समानता का सिद्धांत भी है। यह सिद्धांत यह कहता है कि समान प्रकार के उद्देश्यों वाले कार्यों का एक ही प्रमुख अधिकारी होना चाहिए तथा उन सब समान कार्यों की एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। इस सिद्धांत का मूल अर्थ क्या है? इस सिद्धांत का मूल अर्थ यह है कि समान प्रकार के उद्देश्यों के लिए एक ही अधिकारी या प्रमुख होना चाहिए तथा समान कार्यों के लिए एक ही प्रकार की योजना बनानी चाहिए ताकि कार्य अच्छे तरीके से हो सके, पूर्ण क्षमता के साथ कार्य पूरा हो सके और उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि समान कार्यों तथा समान उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी, एक योजना होनी चाहिए। समान योजना एवं समान उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी, एक योजना होनी चाहिए। अर्थात समान कार्य और समान उद्देश्य हैं तो एक अधिकारी और एक योजना उनके लिए होनी चाहिए। इससे कार्यों में एक रूपकता बनी रहती है। सभी कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करना सरल हो जाता है। हेनरी पेयोल ने बहुत ही मनोरंजक ढंग से दोहरे निर्देश पर व्यंग करते हुए लिखा है कि 2 सिर वाला शरीर सामाजिक एवं गैर सामाजिक सभी क्षेत्रों में राक्षस ही समझा जाता है और वह सब जगह अपने आप को सुरक्षित रखने में कठिनाई अनुभव करता है। हेनरी पेयोल ने अपने व्यंग्य के रूप में यह बात कही है कि 2 सिर वाला व्यक्ति समाज में राक्षस समझा जाता है और वह सब जगह अपने आप को
सुरक्षित रखने में कठिनाई का अनुभव करता है। अतः यहाँ पर अपने को आगे यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आदेश तथा निर्देश की एकता दोनों सिद्धांतों में भी अंतर है। आदेश की एकता के सिद्धांत में कर्मचारी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है, जबकि निर्देश की एकता के सिद्धांत में संगठन, उसके विभागों एवं उसके उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया जाता है। तो ये हुआ अपना निर्देश की एकता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अपना 6 नंबर का, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामान्य हितों को महत्व देना चाहिए, वरीयता देनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्तिगत हितों तथा सामान्य हितों में संघर्ष हो तो सामान्य हितों को वरीयता देनी चाहिए और व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना चाहिए या त्याग करना चाहिए। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित 3 सुझाव दिए हैं, 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनमें पहला सुझाव है कर्मचारी तथा प्रबंधकों के बीच न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत के लिए हेनरी फेयोल द्वारा 3 प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। उनमें पहला, हेनरी फेयोल ने सुझाव बताया है कि कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौते से तात्पर्य अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए तथा वो न्यायपूर्ण होने चाहिए। दूसरा सुझाव, प्रबंधकों को अपने आचरण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, अर्थात प्रबंधकों को भी अपना जो व्यवहार है कर्मचारियों के साथ उसके लिए बहुत अच्छी मिसाल या अच्छे आचरण प्रस्तुत करने चाहिए। तीसरा सुझाव, अपने अधीनस्थों का नियमित निरीक्षण प्रबंधकों द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात यह सुझाव यह स्पष्ट करता है कि अधिकारी के अधीनस्थ जितने भी हैं उनके कार्यों का समय समय पर नियमित रूप से निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगला 7वां सिद्धांत है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत भी अपने आप में महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए माना गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है तो वह समझता है कि कार्य के बदले उसे उचित पारिश्रमिक मिलेगा, अर्थात जितना वह कार्य करता है उसके बदले वह इतना पारिश्रमिक तो आवश्यक रूप से चाहता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके, क्योंकि वह एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है। तो उसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए, समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए भी उस पारिश्रमिक से अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अगर ऐसा होता है तभी वह संतुष्ट माना जाता है और निश्चिंत होकर के वह कार्य संस्था में करता है। हेनरी फेयोल का यह सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक केवल कर्मचारियों की दृष्टि से ही उचित नहीं होना चाहिए, बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। आगे इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए फेयोल ने कहा है कि पारिश्रमिक के भुगतान की कोई निश्चित विधि नहीं बताई जा सकती, अतः परिस्थितियों के अनुसार ही समय अनुसार या प्रति इकाई के आधार पर या किसी अन्य विधि के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए। हेनरी फेयोल ने इस बात को स्पष्ट किया है कि पारिश्रमिक भुगतान की कोई निश्चित विधि नहीं होती कि इस विधि से ही
सभी संस्थाओं में पारिश्रमिक दिया जा सकता है, बल्कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार या प्रति इकाई के आधार पर या पारिश्रमिक की कोई अन्य विधि के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में जो कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक की विधि का निर्धारण करना चाहिए। अगला सिद्धांत है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये सिद्धांत क्या कहता है? जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित हैं तथा संस्था में केंद्रीयकरण की स्थिति होती है, उसे केंद्रीयकरण कहते हैं। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो वह विकेंद्रीयकरण की स्थिति कहलाती है। देखिए, इसको अपन स्पष्ट कर लेते हैं। केंद्रीयकरण किसे कहते हैं? कि संस्था में सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार अगर उच्च प्रबंधकों के पास सुरक्षित है तो वह केंद्रीयकरण की स्थिति होती है, और उसके विपरीत जब निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को भी सौंप दिए जाते हैं तो वह विकेंद्रीयकरण की स्थिति कहलाती है। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि संस्था में न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीयकरण होना चाहिए और न ही विकेंद्रीयकरण। हेनरी फेयोल ने कहा है कि ना तो केवल केंद्रीयकरण ही होना चाहिए और ना ही केवल विकेंद्रीयकरण ही होना चाहिए। प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधिकारों में केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण में संतुलन स्थापित करना चाहिए, किंतु इनमें संतुलन भी संस्था की परिस्थितियों तथा कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही स्थापित किया जा सकता है। केंद्रीयकरण के सिद्धांत में यह बात स्पष्ट कही गई है कि ना तो केवल केंद्रीयकरण ही होना चाहिए, ना केवल विकेंद्रीकरण ही होना चाहिए, बल्कि संस्था की परिस्थितियाँ क्या है, संस्था के कार्यों की प्रकृति क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की स्थिति को निर्धारित करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज अपन इन सिद्धांतों का अध्ययन किया अपन ने। अगले वीडियो में आगे और सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।